हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग बाय शुभम। आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक 6 लेके आया हूँ, पेमेंट टाइप्स। इससे पहले ही मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बैंकिंग बाय शुभम पे मैंने 5 टॉपिक मैंने डाल रखा है ऑलरेडी। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग जो बैंकिंग अवेयरनेस की जो स्टार्टिंग है मैंने करी है फर्स्ट वीडियो से, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सेशन बाय सेशन या फिर स्टेप बाय स्टेप मैंने करा है। आप उन 5 वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। वो एक फ्रूटफुल वीडियो ही है। नॉर्मल एक कम टाइम में 20-25 मिनट में आपको एक अच्छा खासा नॉलेज दे के जाएगा। एंड बिना टाइम वेस्ट किए हुए से चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये 6 टॉपिक जो है वो है आपका पेमेंट टाइप्स। पेमेंट टाइप्स हम बेसिकली सभी लोग जानते होंगे नॉर्मल, कि हमारी जो हम UPI थ्रू करते हैं, या फिर हम अगर हम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, या फिर हम कितने भी हम जितने भी होता है ना कि पॉइंट ऑफ सेल या फिर RTGS NEFT, तो हम इन चीज़ों को बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में जानते हैं, राइट। इनको हम ना तो हम डीपली जानते हैं, ना ही हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग ये होंगे कि जो जानते तो हैं कि होता किस लिए है, किस तरीके से यूज़ होता है, बट उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या लिमिट्स है, क्या किस तरीके से चार्जेस वगैरह लगे लगे जाते हैं, तो वो चीज़ें नहीं पता होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं उन चीज़ों को लेके ही जाऊँगा कि जो भी छोटी छोटी चीज़ है, देखो पेपर में कुछ नहीं मिलता कि किससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए। तो छोटी छोटी चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए, वैसे पेपर के पर्सपेक्टिव से भी और नॉर्मल लाइफ के नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी। ये चीज़ें आपके डेली लाइफ में भी यूज़ होती हैं, राइट। ये एक बहुत ही फ्रूटफुल वीडियो होने वाला है। देखते हैं क्या है। ये फर्स्ट है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होनी चाहिए, कि इट इज़ इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर अ बैंक होल्डर्स गिव्स टू हिज एंड हर बैंक। कि पेमेंट टाइप बेसिकली होता है क्या, किसी भी हम ऑन जो हम पेमेंट करते हैं बैंक के थ्रू करते हैं, राइट। ये एक तरीके से एक इंस्ट्रक्शंस, एक ऑर्डर है कि हम किसी अपने बैंक को जिसमें मेरा अकाउंट है, मैं उनको एक परमिशन देता हूँ कि किसी को पे करने का एक सेट ऑफ अमाउंट, जो भी अमाउंट हमने डाल रखा है, एक तरीके से जब हम UPI पिन डालते हैं, हम एक तरीके से परमिशन नहीं देते हैं कि हाँ हमारे अकाउंट से इतना पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में जाना चाहिए, और मैं ये परमिट करता हूँ, मैं अलाउ करता हूँ कि वो जाए जिससे कि आपका जो बैंक है उसको रोक नहीं सके, ठीक है। सेट ऑफ अमाउंट एट अ रेगुलर बैंक इंटरवल टू द अनदर बैंक, ठीक है। इसी चीज़ को मैंने एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताया। देन फॉर एग्जांपल्स क्या क्या, सैलरी पेमेंट में क्या है, जहाँ कहीं भी अगर हम काम करते हैं तो वो जो भी एम्प्लॉयर होगा या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो अपने बैंक को अलाउ करता है, वो नॉर्मल NEFT ही करते हैं। तो वो अलाउ करते हैं कि भाई मेरे अकाउंट से इतना अमाउंट इस पर्टिकुलर बंदे के अकाउंट में इतना अमाउंट क्रेडिट किया जाए, ठीक है। देन पेमेंट ऑफ बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रिपेमेंट ऑफ लोन, इंटर अकाउंट ट्रांसफर फंड्स, ठीक है। बेसिकली पेमेंट ये होता है कि भाई हम अपने अकाउंट को अलाउ करते हैं, परमिशन देते हैं कि भाई इतना अमाउंट किसी दूसरे के बंदे के अकाउंट में आप जाने दो मेरे अकाउंट से, ठीक है। नेक्स्ट नॉर्मल जो हम जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड को हम नॉर्मल लैंग्वेज में ATM कार्ड भी बोलते हैं, एंड क्रेडिट कार्ड को आप लोग सभी अभी राइट नाउ अगर हम बात करें कि अभी के टाइम में क्रेडिट कार्ड बहुत ही ट्रेंडिंग है, और मोस्टली सभी लोगों के पास एक नई क्रेडिट कार्ड होगा ही होगा, ठीक है। ये होता क्या, नॉर्मल बहुत जो सभी को पता होगा, ये है बहुत जो कार्ड्स होते हैं, प्लास्टिक के कार्ड्स होते हैं, डेट वर्क्स ऑन द सम फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स लाइक वीज़ा, मास्टर कार्ड एंड रुपे। ये कुछ कंपनीज हैं, वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया एंड रुपी हो गया। एंड देन उसके बाद हो गया, दे आर द इंस्ट्रूमेंटल टू फैसिलिटेट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विदाउट द नीड्स ऑफ द कैरिंग कैश। अगर हमारे पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है अपने कैश को कैरी करने के लिए। लिक्विडिटी इज अस्योर्ड ऑन 24/7। हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर हमारे पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है तो हम 24/7 कभी भी, दिन में रात में, कभी भी हम अपनी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होता है, ठीक है। डेबिट कार्ड नॉर्मल हर किसी को मिल जाता है, जिसके पास अकाउंट होगा, अगर वो चाहे ATM कार्ड लेना तो वो फॉर्म भर के वो ले सकता है। बट अगर हम क्रेडिट कार्ड की बात करें तो वो इसकी कुछ क्राइटेरिया होती है। इसमें सिविल स्कोर वगैरह देखा जाता है, आप काम क्या कर रहे हो, आपकी सैलरी कितनी आती है, अकाउंट में आती है या फिर कैश मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ें इस पर वेरी करती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीडेड टू फिलफिल नो क्राइटेरिया। अगर हम डेबिट कार्ड की बात करें तो उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता, इस बीच में स्लैश है, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट डिटरमाइंड ऑन द क्रेडिट कार्ड स्कोर। आपकी जो क्रेडिट स्कोर होगी उसके हिसाब से जो लिमिट्स होंगे वो डिटरमाइन किया जाएगा।
एंड क्रेडिट हिस्ट्री कि आपने पहले जो लोन लिया आपने वो क्लियर करा नहीं करा, उस चीज़ को देखते हुए क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा, ठीक है। एंड जो लेस देन सेविंग और सेविंग करंट अकाउंट, कि नॉर्मल जो होता है सेविंग अकाउंट से या क्रेडिट करंट अकाउंट से वो क्या होता है, कम होता है क्रेडिट कार्ड। अकाउंट बैलेंस टू विच कार्ड इज लिंक्ड इंटरचार्ज on live of amount utilized paid to you on the account balance and the डेबिट इंस्ट्रूमेंट्स यस नो। यूटिलाइजेशन जो है हम नॉर्मल ये कह सकते हैं कि ये अगर हम डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, डेबिट कार्ड में क्या होता है, हमारे अकाउंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट होना चाहिए। अगर हमारे अकाउंट में 10,000 है तो हम 10,000 तक ही चीज़ें को यूज़ कर सकते हैं, राइट। बट अगर हम क्रेडिट कार्ड की बात करें तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, अगर आपको एक पर्टिकुलर बैंक ने आपको एक लिमिट दे दी है कि हाँ आपकी जो लिमिट है 1,00,000 रुपये की है, ठीक है। सो आपके अकाउंट में जो 1,00,000 आपकी लिमिट है आप उसको यूज़ कर सकते हो, और विद इन टाइम लिमिट जो कि 50 दिन होता है, उसमें आप बिना किसी ब्याज के अपने बैंक को या फिर अपने क्रेडिट कार्ड को पेमेंट करके नॉर्मल कर सकते हो। बट अगर इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन भी होता है तो बहुत लोग जानते भी हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू पर्सनल लोन, होम लोन, XYZ लोन, कोई भी लोन हो उससे कंपैरिजन करोगे तो क्रेडिट कार्ड का लोन ज़्यादा ही होता है। सो मैं नॉर्मली यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, बट उसको यूज़ करने का मतलब थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए कि उसको यूज़ किस तरीके से किया जा सके। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि क्रेडिट कार्ड से यूज़ कर तो लोग कर लेते हैं, बट उसमें जो दो ऑप्शंस जो आते हैं ना, मिनिमम अमाउंट पे एंड फुल्ली अमाउंट पे, इन दोनों में जो कोई फंस गया तो वो बहुत बुरी तरीके से उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह जो लगता है बहुत ज़्यादा लगता है, जिससे वो फंस ही जाते हैं उसमें, ठीक है। देन उसमें और ये जो क्रेडिट कार्ड होता है वो अपने सिविल स्कोर को के हिसाब से मिलता है, आपके क्या क्रेडिट स्कोर है, किस तरीके से आपने पहले जो लोन ले रखा है उसका पेमेंट कैसा करा है, तो बेसिकली उन चीज़ों को के हिसाब से ही आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जाता है। सो उस ये भी एक मतलब पेमेंट करने का मोड है, आप इससे भी कर सकते हो। देन अगर हम बात करें वीज़ा एंड मास्टर कार्ड, सो वीज़ा एंड मास्टर कार्ड एक तरीके से हम बोल सकते हैं पेमेंट प्रोसेसिंग यूनिट है, एक कंपनी है जो कार्ड्स बनाती हैं, और एक उसका कुछ फीचर्स होते हैं, मास्टर कार्ड अलग फीचर्स है, वीज़ा का अलग फीचर्स है, ठीक है। सो वो देखते हैं कि वीज़ा क्या होता है। वीज़ा इंटरनेशनल सर्विस एसोसिएशंस है, मास्टर कार्ड आर द पेमेंट प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूशंस and several financial institutions use these platforms to facilitate services through the debit cards and the credit cards for other electronic transactions across the world। कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नॉर्मली जो होता है ये एक तरीके से पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, वीज़ा एंड मास्टर कार्ड, उनके कुछ अलग अलग फीचर्स हैं। आपका क्रेडिट कार्ड वीज़ा का भी हो सकता है, मास्टर कार्ड का भी हो सकता है, डेबिट कार्ड वीज़ा का हो सकता है, मास्टर कार्ड का हो सकता है। सो वो दोनों में बेसिकली कुछ कुछ डिफरेंस रहेंगे, एंड बोथ वीज़ा एंड मास्टर कार्ड आर एक्सेप्टेबल एट द सेवरल मर्चेंट्स आउटलेट। कि जो ये वीज़ा कार्ड एंड वीज़ा जो है इंटरनेशनल है, कहीं भी आप लेके जा सकते हो, आपका एक्सेप्टेबल है। मास्टर कार्ड भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। एंड NPCI जो हमारी है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया की जितने भी पेमेंट्स वगैरह होते हैं उसको एक देखने का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। डेवलप्ड रुपे प्लेटफॉर्म, डेवलप्ड इन इंडिया, जो रुपे का कार्ड है वो इंडिया का है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट आपने देखा होगा कि रुपए पे ज़्यादा लाइक जोर दे रही है, अलग अलग देश से टाई अप भी कर रही है जहाँ रुपए कार्ड यूज़ हो रही हो, ठीक है। तो ये NPCI ने डेवलप करा है, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम करें NPCI एंड इट्स ऑपरेशन। NPCI होता क्या है, उसके ऑपरेशंस क्या 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 काम करना चाहिए, क्या क्या काम करता है, उसके बारे में बात करते हैं। सो इट इज़ द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन दिसंबर। ये कब बनाया गया था, दिसंबर 2008 में बनाया गया था, अंडर द सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 9 जो हमने पढ़ रखा होगा, एक तो अभी जो चल रहा है नॉर्मल कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है, ठीक है। एंड ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है होना चाहिए, इसमें 300 करोड़ होने चाहिए। पेड ऑफ कैपिटल होना चाहिए 100 करोड़, एंड ऑथोराइज्ड कैपिटल होना चाहिए 300 करोड़। ये जब हुआ था, जब खुला था, तो उस समय NPCI की जो कैपिटल थी इतनी इतनी थी, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि इन प्रोडक्ट कौन कौन से हैं NPCI के। NPCI का जो फर्स्ट है वो नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ठीक है। ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि अलग अलग चीज़ों को मैनेज करने के लिए अलग अलग कैटेगरी में चीज़ें डिवाइड कर दी गई हैं, ठीक है। ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस एंड इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज,
चेक ट्रांसलेशन सिस्टम, आधार कार्ड, लाइक आधार से पेमेंट होता है ना, आधार कार्ड पेमेंट ब्रिज सिस्टम। तो अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हो। और एनपीसीआई ने क्या करा है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया है। वो उसमें जो भी बंदे अपॉइंट किए जाते हैं वो उन चीज़ कैटेगरी को देखते हैं, राइट। रुपए कार्ड अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें प्रोडक्ट, एनएफएस किसका है, वो एनपीसीआई का है। ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस किसका है, वो भी एनपीसीआई का है। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम हो गया, चेक को क्लियर करने का सिस्टम हो गया, आधार से पेमेंट करने का सिस्टम हो गया, रुपए कार्ड हो गया। ये जितने भी हमारे इंडिया में जो फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं वो सब एनपीसीआई के अंडर में ही आता है, राइट। देन नॉर्मल हमने यही पढ़ा कि एनपीसीआई कब स्टैब्लिश हुआ, दिसंबर 2008 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना। और किस सेक्शंस के अंडर, 25 सेक्शन के हुआ था, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम क्या था, ये भी एक तरीके सिस्टम है हमारे इंडिया का, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ये क्या है, यूपीआई। यूपीआई नॉर्मल यूपीआई बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, राइट। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज एन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई जो डेवलप किया गया किसके द्वारा किया गया, एनपीसीआई के द्वारा, एज एन आरबीआई रेगुलेटरी एंटिटीज। आरबीआई की एक रेगुलेटेड एंटिटी है जो इन्होंने डेवलप करा है, राइट। यूपीआई इज बिल्ड ओवर द आईएमपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर, कि ये जो बनाया गया था वो आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट, लाइक होता ना, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, जो तुरंत पैसा चला जाता है आपके अकाउंट से, यहाँ से मेरे अकाउंट से कटेगा और तुरंत आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, उसको बोलते हैं आईएमपीएस। तो उस चीज़ को देखते हुए बनाया गया था। एंड अलाउड यू टू इंस्टेंटली ट्रांसफर मनी बिटवीन एनी टू पार्टीज बैंक अकाउंट, ठीक है। एंड अ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है, बीपीए, इज अ यूनिक आइडेंटिफायर विच यू कैन यूज टू सेंड एंड रिसीव मनी ऑन यूपीआई, ठीक है। एक विजुअल अकाउंट भी होता है, जिसमें बोलते हैं ना विजुअल आईडी बताओ, यूपीआई आईडी बताओ। तो एक तरीके से विजुअल होता है। विजुअल का मतलब क्या होता है कि भाई एक तरीके से बोलते हैं ना कि डिजिटली वे में होता है, फिजिकली कोई वे नहीं होता, डिजिटली वे में होता है। तो उसको हम यूपीआई के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। ऑल्दो हालांकि द ट्रांजेक्शन लिमिट पर यूपीआई इज 1 लाख। द अपर केस लिमिट डिपेंड ऑन द बैंक टू बैंक। नॉर्मल जो यूपीआई का जो ट्रांजेक्शन का लिमिट होता है वो 1 लाख होता है। बट अभी जो एनपीसीआई लिमिट हुई थी, मीटिंग हुई थी, यूपीआई की लिमिट जो है थोड़ी कुछ कुछ केसेस में बढ़ा दी गई है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हॉस्पिटल के केस में तो 5 लाख कर दी गई है। इनकम टैक्स के केस में करें 3 लाख कर दिया गया है। सो कुछ कुछ केसेस में क्या है, जो यूपीआई की लिमिट्स हैं वो बढ़ा दी गई हैं। नॉर्मल जो यूपीआई की लिमिट्स होती हैं वो 1 लाख है। आप 1 लाख एक दिन में 1 लाख पेमेंट कर सकते हो। बट कुछ सर्टेन केसेस में अलग कर दी गई जो अभी अप्रूव हुआ कुछ दिन पहले, राइट। ट्रांजेक्शन लिमिट पर डे फॉर द यूपीआई ट्रांजेक्शन इज नॉर्मली 1 लाख। द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शन इज लिमिटेड 20, कि आप एक दिन में कितने यूपीआई कर सकते हो, 20 यूपीआई कर सकते हो एक दिन में, ठीक है। लिमिट्स हैं। यूपीआई चार्ज इज लाइक, ये हैशटैग एक चला था कि यूपीआई चलेगा, इज अ कैंपेन बाय द एनपीसीआई टू प्रमोट द यूपीआई पेमेंट सिस्टम। इन्होंने जब यूपीआई लॉन्च करा था उसके बाद उन्होंने एक कैंपेन चलाया था, यूपीआई चलेगा, राइट। Then NPCI, National Payment Corporation of India, is trying to drive up the digital payment system. By this campaign, Google Pay, Phone Pay are promoting the UPI effectively. कि नॉर्मल हम जानते हैं यूपीआई थ्रू हम जितने पेमेंट करते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पहले चलता था, पेटीएम अभी नहीं चलता है। एंड अभी नॉर्मल जो है एक नवी फिनसेव आ रहा है, वो उससे भी लोग पेमेंट कर रहे हैं। वो फोर्थ हमारे इंडिया का, लाइक इंडिया का फोर्थ ऐसा यूपीआई प्लेटफॉर्म बन गया जो लोग यूज़ कर रहे हैं, राइट। लेकिन सबसे ज़्यादा शेयर अगर आप बात करें इंडिया में, जो शेयर है वो फ़ोनपे का है, देन उसके बाद गूगल पे का है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें भीम यूपीआई। भीम भारत इंटरफेस मनी, ये भी इंडिया का। भारत इंटरफेस मनी फॉर द मनी इज द पेमेंट ऐप दैट फैसिलिटेट्स द सिंपल एंड द क्विक ट्रांजेक्शंस यूजिंग UPI unified payment interface. It allows you to make the direct bank payments to any other bank account on the UPI with the help of UPI ID PIN. In another case, you can say scan QR with the VMAP to transfer money. The VMAP was developed by the NPCA. It was launched by the Prime Minister of India, Narendra Modi, on the 30th December 2016 को, to realize a digitally empowered society. Bheem is a UPI-based payment interface which allows the real-time fund transfer using a single identified like mobile number or name.
करंटली इट इज़ अवेलेबल इन 16 लैंग्वेज, 16 लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, उड़िया, कन्नड़ एंड पंजाबी, असामीज, उर्दू, मराठी, गुजराती, हरियाणवी, भोजपुरी एंड कोंकणी. Dial has like star 99 has to avail features of Veeam without internet of any mobile phone. कि आप अगर आपके फ़ोन में नेट नहीं है तो स्टार 99 हैज़ डायल करके किसी भी फ़ोन से आप Veeam यूज़ कर सकते हो. यूज़र कैन सेंड अप टू 40,000 पर ट्रांजेक्शन, अ मैक्सिमम ऑफ 40,000 पर डे फॉर वन बैंक अकाउंट. कि एक बार में 40,000 भेज सकता है और एक अकाउंट में एक दिन में एक बार ही भेज सकता है. दिस लिमिट इज अवेलेबल पर बैंक अकाउंट्स इज लिंक्ड ऑन द Veeam. There is no limit to amount of the money you can receive by the Veeam. रिसीव करने का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे आप उतना रिसीव कर सकते हो, राइट. ये नॉर्मल आप देख सकते हो कि भाई मैक्सिमम ट्रांजेक्शन क्या है, 40,000 है. और मैक्सिमम अमाउंट फॉर ट्रांजेक्शन एक बार में 40,000 कर सकते हो, मैक्सिमम 40,000 कर सकते हो एक डे में. एंड 20 UPI कर सकते हो एक दिन में, 20 UPI कर सकते हो, राइट. देन उसके बाद हम नॉर्मल सभी लोग ये चीज़ नॉर्मल है कि भाई बैंक अकाउंट तो सब जानते हैं कि भाई अकाउंट नंबर ये है. बट बहुत लोग होते हैं IFSC कोड जो होता है ये नहीं पता. तो IFSC कोड जो होता है वो लाइक रिप्रेजेंट क्या करता है, किस लिए लोग उसको मांगते हैं. कि तुम बेसिकली मैं इजी लैंग्वेज में ये बोलना चाहूँगा कि IFSC जो कोड है ये बेसिकली है क्या, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है. इसका जो फुल फॉर्म है यही पूछा जाता है, ठीक है. इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड बेसिकली ये डिनोट क्या करता है, ये करता है कि भाई इंडिया में सपोज करो फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा है. बैंक ऑफ बड़ौदा के जो ब्रांचेस हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे हैं, 1000+ होंगे, राइट. उसमें हम नॉर्मल हमने अकाउंट नंबर दिया. अकाउंट नंबर से क्या होता है कि भाई हमने बोल दिया कि भाई अकाउंट नंबर ये बैंक ऑफ बड़ौदा का मेरा खाता है, ये रहा अकाउंट नंबर. सो इंडिया में बहुत सारे ब्रांचेस बैंक ऑफ बड़ौदा के होंगे. तो उन ब्रांचों में से मेरा कौन सा ब्रांच है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए IFSC कोड दिया जाता है कि कौन से एरिया में आपने खाता खुलवाया है, आपने जो अकाउंट नंबर दिया है वो आपका जो अकाउंट नंबर किस ब्रांच का है. सो जो बेसिकली जो IFSC कोड जो होता है वो ब्रांच को डिनोट करता है कि कौन से ब्रांच में आपका खाता है, सेक्टर क्या है, पिन कोड क्या है. उस तरीके से हर एरिया के हिसाब से जो IFSC कोड होता है वो चेंज होता है, राइट. सो बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड. इट इज़ अल्फा न्यूमेरिक. इसमें क्या होते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है. तो इसी को हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक कोड्स विच आइडेंटिफाइज एनी ब्रांचेस अंडर द NEFT सिस्टम, ठीक है. देन उसके बाद IFSC कोड इज मस्ट फॉर द NEFT RTGS ट्रांजेक्शंस. क्या होता है कि जब भी कोई NEFT करता है या RTGS करता है तो उससे क्या होता है, इसकी ज़रूरी होती है IFSC कोड, जिससे कि पर्टिकुलरली तुरंत ही पता चल जाए कि हाँ ये जो अकाउंट नंबर है इस ब्रांच में है और वो जो ट्रांजेक्शन हम करेंगे वो पर्टिकुलरली उसी बंदे के अकाउंट में जाए, राइट. इसमें क्या होता है 11 डिजिट्स होते हैं. 4 जो होते हैं वो आपका नॉर्मल अल्फ़ा वर्ड्स होता है. जैसे अगर मैं SBI की बात करूँ तो SBIN ये तो हो गया ये. एंड देन 0 आएगा, 11 होगा, फिर 77. तो ये डिजिट जो है चेंज हो सकता है, वो ये हो सकता है जितने भी एरियाज़ के हिसाब से ये चीज़ें चेंज होती हैं, राइट. बट ये जो आगे जो फिक्स रहेगा वो कोड की बात करो के बी के ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है. BOB का अलग होता है. तो अलग अलग चीज़ें होती हैं. इसमें जो आगे का 4 डिजिट होगा वो होगा अल्फ़ाबेट्स होते हैं, फिर देन 0, लास्ट के 6 डिजिट होते हैं. फर्स्ट 4 डिजिट्स रिप्रेजेंट्स बैंक नेम, ये रिप्रेजेंट करता है बैंक नेम. जैसे SBI है, स्टेट बैंक है, KKB कोटक महिंद्रा बैंक. एंड 5th डिजिट बफर, ये जो 5th डिजिट है वो बफर रहता है, 0 होता है. लास्ट 6 डिजिट आर रिप्रेजेंट द ब्रांच, बैंक ब्रांच, कौन सा ब्रांच है. फर्स्ट जो 4 डिजिट है वो दिखाया कि भाई कौन से बैंक में अकाउंट है. लास्ट के जो 6 डिजिट होते हैं वो दिखाता है कि कौन सा ब्रांच है, राइट. देन नॉर्मल है NEFT कोड. NEFT होता क्या है, इट इज़ अ नेशन वाइज पेमेंट सिस्टम फैसिलिटेटिंग 1-to-1 फंड ट्रांसफ़र. इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है. वेरीफाई होने के बाद ही पैसा आपके अकाउंट में जाएगा. इनकेस अगर वेरीफाई किया उसमें मिसमैच बता दिया तो वो पैसा जाएगा नहीं. नो लिमिट फॉर द मिनिमम एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांसफ़र. हाउएवर जबकि फॉर एन अमाउंट ऑफ 2 लाख एंड अबव RTGS यूज्ड,
कि एनईएफटी में क्या होता है, कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितने का भी कर सकते हो एनईएफटी। बेसिकली ये बनाया गया है सिक्योरिटी पर्पस को देखते हुए। आईएमपीएस में क्या होता था, कभी कभी हमने जो पेमेंट करा किसी गलत अकाउंट में भी चला जाता है, तो उसके लिए टाइम नहीं मिलता, वो तुरंत आपके अकाउंट से डेबिट करके किसी दूसरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो उसमें क्या है, सिक्योरिटी सिस्टम नहीं थी, वो गलती से भी किसी के अकाउंट में चला तो चला जाता था। बट जो एनईएफटी में हम डेटा डाल के अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड अमाउंट डाल के हम सेंड करते हैं, उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। उसमें क्या होता है, फिर वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन में हमने जो डेटा डाला है वो वेरीफाई किया जाता है कि जो सामने वाला का जो अकाउंट है वो सेम डेटा के हिसाब से है या नहीं है। अगर वो मैच कर जाता है तो जो अमाउंट है वो चला जाता है, अगर वो मैच नहीं करता तो वो रिजेक्ट हो जाता है। सो अगर हम आरटीजीएस की बात करें तो आरटीजीएस में लिमिट है मिनिमम 2 लाख तो होना चाहिए, 2 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन आप आरटीजीएस से कर सकते हो। इट वर्क्स ऑन द सिस्टम ऑफ द एसटीपी, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, with the view to promote digital transaction. The Reserve Bank of India has allowed the round the clock 24/7 transaction facility under the National Electronic Fund Transfer (NEFT) National Electronic Fund Transfer (NEFT) system to customer on all day including weekends and holidays from December 16, 2019। एनईएफटी आप कभी भी कर सकते हो, 24/7, संडे हो, सैटरडे हो, हॉलीडेज हो, फेस्टिवल हो, कभी भी आप कर सकते हो। कब से? 16 दिसंबर 2019 से। एनईएफटी ऑपरेट्स ऑन द 48 आवर हाफ एंड आवरली बेसिस। ठीक है। नो चार्जेस फॉर द एनईएफटी ट्रांजेक्शन एज पर द आरबीआई लेटेस्ट गाइडलाइन, कि एनईएफटी का कोई भी आपको चार्जेस नहीं दिया जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रेफर्स टू अ फंड ट्रांसफर सिस्टम दैट अलाउज फॉर द इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर टू द मनी एंड फॉर सिक्योरिटीज। आरटीजीएस इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ settling payment on an individual's order basis without needing debits and credit across the book of the central bank। ठीक है। ये रियल टाइम में क्या पेमेंट को सेटल करने के लिए होता है, एंड जो भी अमाउंट होता है वो इंस्टेंट क्रेडिट ट्रांसफर हो जाता है दूसरे के अकाउंट में। एंड सिक्योरिटीज, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम used for a large value transaction. It is now available around the clock December 2020। Earlier RTGS was available for the customer from 7 AM to 6 PM। ठीक है। जो नॉर्मली जो आरटीजीएस पहले हुआ करता था वो 7 बजे से, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हुआ करता था। बट दिसंबर 2020 के बाद ये 24/7 हो गया, एंड ऑल वर्किंग डेज ऑफ द वीक एक्सेप्ट सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे ऑफ एवरी वीक। पहले क्या था कि सेकेंड, दूसरा एंड चौथा शनिवार होता था, उसमें आरटीजीएस काम नहीं करता था। ठीक है। तो उसमें लोगों को दिक्कत होती थी। तो उसी चीज़ को देखते हुए ये चीज़ें की गई है कि दिसंबर से जो है, दिसंबर 2020 से ये अपडेट कर दिया गया कि 24/7 आप कभी भी चीज़ें कर सकते हो। मिनिमम जो लिमिट होता है आरटीजीएस का वो होता है 2 लाख का, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। देन उसके बाद आईएमपीएस होता है, ये भी जो मैंने आपको बताया था। आईएमपीएस स्टैंड फॉर द इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज in Indian banking system terminologies. The major features of the IMPS is that is available at all times of for the usage, कभी आप कर सकते हो। It transfers the funds instantly and is the great banking platform in case of emergencies। तुरंत किसी को पैसा भेजना हो इमरजेंसी में तो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। The transaction charge of this platform are also very nominal and the transfer limit is also considerable, approximately ₹2 लाख पर डे। आप 2 लाख पर डे IMPS कर सकते हो। एंड मोर इस तो IMPS इज अवेलेबल ऑन मोबाइल टू विच मेक्स इट सुपर कन्वीनियंट। जो आरटीजीएस होता है और जो एनईएफटी होता है, एनईएफटी भी हम नॉर्मली कर सकते हैं, लाइक एप्लीकेशंस के थ्रू हम कर सकते हैं। आरटीजीएस के लिए हमें कुछ फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है, लाइक उसमें जो अमाउंट होती है थोड़ा ज़्यादा, तो उसके लिए थोड़ी सी लाइक फॉर्मेलिटी भी ज़्यादा होती है। आईएमपीएस जो है नॉर्मल हम अपने फ़ोन के थ्रू या फिर यूपीआई के थ्रू ये चीज़ें बैंक अकाउंट्स वगैरह डालकर हम कर सकते हैं। राइट। तो उसके बाद बात करते हैं स्विफ्ट कोड भी होता है। स्विफ्ट क्या होता है? स्विफ्ट स्टैंड फॉर सोसाइटी फॉर द वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। राइट।
Swift code is a standard format for the bank identifier code. This code is used particularly for the interbank transfer of money between banks, and majority of forex related messages are sent to be correspondent banks abroad with the help of the स्विफ्ट कोड. क्या होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में फॉरेक्स से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन की जाती है अब्रॉड के बैंक में, उसके लिए एक स्विफ्ट कोड होता है. जैसे कि हमारे आईएफसी कोड होती है, वैसे एक स्विफ्ट कोड होता है जो दो दो बैंकों के बीच में ट्रांजेक्शन होती है, एक लाइक अलग अलग देशों के बीच में, राइट. तो स्विफ्ट कोड जो कंसिस्ट होता है वो 8 से 11 कैरेक्टर्स होते हैं. व्हेन द कोड इज 8 डिजिट इट रिफर्स टू द प्राइमरी ऑफिस. अगर 8 डिजिट का कोड है तो वो जो रेफर्स करेगा वो प्राइमरी ऑफिस को करेगा, एंड अगर 11 तो अलग होगा. फर्स्ट 4 डिजिट जो होगा बैंक कोड होगा, बैंक का नाम बताएगा. सेकेंड 2 डिजिट कंट्री का नाम बताएगा. फिर 2 डिजिट लोकेशन बताएगा, एंड थर्ड डिजिट जो है ब्रांच कोड एंड ऑप्शन बताएगा. ठीक है, ये. एंड नवंबर 14 नवंबर 2019 इंडिया, चाइना, रसिया हैव पार्टनर टुगेदर टू एक्सप्लोर एंड अल्टरनेटिव्स टू स्विफ्ट सोसाइटी फॉर द वर्ल्ड वाइड. बेसिकली एक देश से दूसरे देश में ट्रांजेक्शन करने के लिए है बैंक के थ्रू किया गया है वर्ल्ड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस पेमेंट्स मैकेनिज्म in order to smoothen the trade with the countries that face American sanctions. कहने का मतलब ये है कि सपोज करो अगर इंडिया में किसी व्यक्ति के पास अकाउंट है और किसी लाइक फॉरेन कंट्री में किसी पर्सन को भेजना चाहता है जिसका अकाउंट फॉरेन के किसी ब्रांच में है, तो उसके लिए जो कोड यूज होगा वो स्विफ्ट कोड यूज होता है. बेसिकली इजी लैंग्वेज में ये होता है. As India does not have its own domestic financial payment service system, it is in plan to link the Central Bank of Russia's platform with a service that is under the development. कि इंडिया के पास तो ऐसा कोई लाइक फाइनेंशियल डोमेस्टिक सिस्टम तो है नहीं जो विदेशी के थ्रू मतलब विदेश में पैसा भेज सके. तो ये क्या है, ये अमेरिका का है. सो इंडिया ने प्लान करा कि वो रशिया के साथ ही मिल गए, मतलब वो चीज़ें थोड़ी सी करेगी जो कि अंदर अभी ये वर्किंग कंडीशन में लाइक प्रोसेसिंग में है, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है. ठीक है, देन उसके बाद हमने ये नॉर्मल चीज़ें सब जानते होंगे. पीओएस टर्मिनल क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, जो हम नॉर्मल जो भी मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो उसमें जो पेमेंट वगैरह हम करते हैं कार्ड के थ्रू या फिर स्विप करके करते हैं, तो वो चीज़ें वो होता है हमारा पॉइंट ऑफ सेल, राइट. सो इसमें क्या होता है, इट इज़ द टर्मिनल एट अ स्टोर वेयर द कस्टमर मेक्स परचेज यूजिंग अ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड द प्रीपेड कार्ड. नॉर्मल मॉल्स वगैरह में हम करते हैं. एंड कार्ड नीड्स टू बी स्विफ्ट एंड द डेटा embedded in the card is electronically validate and gets the authorized if it is in order. ठीक है, तो वो ऑथोराइज कर देते हैं. इट इज़ अ पेमेंट गेटवे ऑफ द मर्चेंट्स एक्वायर. The merchant's establishment is required to hold an operative account with the acquire banks to avail these services. उसमें क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन होता है उसमें एक बैंक अकाउंट लिंक किया जाता है ताकि उसमें जो भी हम कार्ड स्विप करें या फिर इसमें जो भी पैसा हम डिडक्ट करें वो सीधा जो लिंक अकाउंट है उसमें ही क्रेडिट हो, राइट. एंड पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स आर अ गुड सोर्स ऑफ नॉन इंटरेस्ट इनकम. इसमें क्या है, इसमें कोई भी इंटरेस्ट वगैरह जो चीज़ें हैं वो नहीं देती बैंक फॉर बैंक के लिए. ठीक है, सो ये टॉपिक मैं यहीं तक रखूँगा. नेक्स्ट मैं जो टॉपिक लेके आऊँगा वो लेके आऊँगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता है. ठीक है, जैसे हमने बताया ये बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, तो इस तरीके से चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा. सो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. और जो चैनल का नाम है मैं एक बार लिख देता हूँ, वैसे चैनल का नाम ही लिखा हुआ है बैंकिंग बाय शुभम. सो आप सर्च कर सकते हो बैंकिंग बाय शुभम केसरी. ठीक है, सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो दिल से चीज़ों को लाइक सपोर्ट करना, क्योंकि थोड़ा सा देखो ये वीडियो बनाने में पीपीटी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मेहनत लगता है. सो अगर आप लोगों को अगर ये चीज़ें पसंद आती है तो देखो ये थोड़ा सा एक मोटिवेशन का काम करता है ताकि मैं चीज़ों को और करने के लिए थोड़ा सा और लाइक बोलते हैं ना डिटरमाइंड रहूँ या फिर चीज़ों को करने के लिए इच्छुक रहूँ. ठीक है, सो बस यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करो और जितना हो सके जो भी चीज़ों को ये जानना चाहता है, जो क्यूरियस हो इन चीज़ों को जानने के लिए आप उनके पास आप शेयर भी कर सकते हो. ठीक है,
सो ये वीडियो मैं यहीं तक रखूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।